Hello and welcome back to the another video of Northern Impulse Biology tutorial. So in today's video we are going to talk about transport of gases, which is lying under the heading of respiration and exchange of gases. First of all, we have to know about what is respiration. Okay, so it is the exchange of oxygen from atmosphere with the carbon dioxide which is produced by the cells. This is also known as breathing and respiration. ओके तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ब्लड कैपिलरी से पहुंच जाएगी आपके सेल्स में, टिश्यूज में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है सेल से या टिश्यू से वो कहाँ जाएगी, वापस लंग्स में पहुंच जाएगी। ओके, फॉर एक्सचेंज। तो यही एक पूरा सिनेरियो है इसमें। तो अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। तो एज वी ऑल नो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लंग्स में प्रेजेंट होने के बाद वो वेरियस ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, पर पहुंचेगा किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू भी कैसे पहुंचेगा, बिकॉज उसको कौन पंप आउट कर रहा है, हार्ट, ठीक है। तो क्या होगा कि जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा एंड वो सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, है ना। तो वो जो ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कहाँ पहुंच जाएगी, अपने सेल्स में या टिश्यूज में। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लियर करने के लिए लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द सेल। ओके, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है एक गैस है और गैस का नेचर क्या होता है, डिफ्यूजन करना, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन कैसे होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं वो क्या करेंगी, सेल्स में जो है लेके जाएंगी ऑक्सीजन को। कैसे, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन हो जाएगी इनटू दी सेल्स। सेकेंड बात यहाँ पे आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस कर रहा था, सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट फ्रॉम दी सेल। तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, सेल्स के अंदर जा रही है एंड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, बाहर आ रही है। ये इनटू एंड आउट जो है इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमें जो था इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो एक्सचेंज हो रहा है या तो फिर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वो किस मीडियम के थ्रू हो रहा है। बिकॉज इस बात में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक्सचेंज की जगह ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की जगह एक्सचेंज समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्सचेंज होगा गैसेस का, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के थ्रू, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको पता है जो सेल सिक्रीट करेंगे, टिश्यू सिक्रीट करेंगे, है ना, उसके थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। जबकि अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करोगे कि जो गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात है, हमेशा याद रखना कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, जबकि जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके थ्रू होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की वजह से। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना जो मेन टॉपिक है आज का। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड उसके अंदर भी हम बात करेंगे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 3% जो आपकी ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व्ड स्टेट में हो रही है ट्रांसपोर्ट, डिसॉल्व स्टेट में, ठीक है। और जो आपके पास 97% जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो ऑक्सीजन है वो 3% डिसॉल्व स्टेट में जो है ट्रांसपोर्ट कर रही है, वेयर एज 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो मेन बात हमें कहाँ समझनी है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है एंड 97% जो है ऑक्सीजन इससे क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट व्हाट इज हीमोग्लोबिन।
है ना। तो Hb जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, Hb भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि क्या कंटेन करता है अपने में, आयरन। ओके, सो हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। नाउ अब इस हीमोग्लोबिन का क्या फंडा है, तो जो वन मॉलिक्यूल ऑफ Hb है उसके पास कितने हीम ग्रुप होंगे, 4 हीम ग्रुप, ठीक है, 4 हीम ग्रुप्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ Hb के पास होंगे 4 हीम ग्रुप। और जो हीम ग्रुप होते हैं उनके पास कैसे आयन, जो आयंस प्रेजेंट होते हैं हीम ग्रुप में वो कौन से होते हैं, Fe2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो जो हीम ग्रुप है उनके पास होंगे Fe2 पॉजिटिव आयन, ऐसे आप इसको डिनोट करते हो। तो अब आपको एक बात यहाँ पे ट्रिकी सी समझ में आएगी कि जो ये 4 हीम ग्रुप हैं ये किसके साथ बाइंड अप करेंगे, ये बाइंड अप करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि एक जो अपना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके पास 4 हीम ग्रुप होते हैं। तो 4 हीम ग्रुप के साथ कितनी ऑक्सीजन अटैच होगी, 4, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच होंगे, ठीक है। सो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। सो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो उसमें क्या है, Hb के पास कितने ग्रुप हैं, 4 हीम ग्रुप, ओके। एंड हमें यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन, ओके, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 4, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hb4O8, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन आ जाएगी। एंड ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब ये जो कॉम्बिनेशन है किसका कॉम्बिनेशन है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है Hb का एंड ऑक्सीजन का, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ओके, ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। या आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हो कि हीमोग्लोबिन की क्या हो गई, ऑक्सीजनेशन हो गई, देन यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें जो याद रखनी है कि जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बना, तो आपको यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, वो बॉन्ड कैसा होगा, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी बॉन्ड होगा। एंड कैसा होगा, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा बॉन्ड होगा इसके बीच में, टेम्पररी और रिवर्सिबल। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड टूट जाता है, रिवर्सिबल है बिकॉज ये, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है और जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। सो यही है इसका ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। सो अब जितना इम्पोर्टेंट ये ऑक्सीजनेशन रिएक्शन था या ये इक्वेशन देखना था उतने ही इम्पोर्टेंट है इसके फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स क्या करेंगे इसके लिए, वो सुटेबल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे ताकि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या हैं, तो वो फैक्टर्स हैं आपके हाई पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो कैसा होना चाहिए, हाई। आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि हर एक ईच गैस का जो है एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये जो है हम पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए अगर हमने क्या करवानी है, ऑक्सीजनेशन करवानी है।
सेकेंड फैक्टर क्या है कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो, तभी तो ऑक्सीजनेशन होगी। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई H पॉजिटिव आयन या क्या इसका कंसर्न है किसी चीज़ से। तो देखो जब H पॉजिटिव आयंस अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, अगर H पॉजिटिव आयंस जो है ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा। हालांकि अगर H पॉजिटिव आयन जो है अगर वो कम होते हैं तो मीडियम कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयन की। और जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो, तो आपका pH क्या होगा, pH विल बी हाई। सिंपल लिखते हैं इसको, हाई pH हाई। कैसे होगा pH, बिकॉज आप pH को कैसे देखते हो, ये है ना बीच में 7 है, तो pH अगर आपका हाई होगा तो ये क्या होगा, बेसिक मीडियम, है ना। और अगर लो pH होगा, 7 से कम होगा, तो होगा एसिडिक। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, लो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो है और pH क्या है यहाँ पे, हाई है और बेसिक है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर इज ऑल्सो लो। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमें ध्यान में रखने हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, pH हाई होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो, तो तभी क्या होगी, अपनी ऑक्सीजनेशन होगी। ठीक है, नाउ अब जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो अडल्ट ह्यूमन है, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन है उसमें जो HB होता है ना वो कितना होता है, 15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, आपकी NCERT में सिर्फ 15 ग्राम ही लिखा हुआ है, मेंशन करा है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। हालांकि अगर आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो उनमें ही इसका जो होता है वो अलग पता होता है, मेल्स के लिए अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, एवरेज मान के चलेंगे कि 15 ग्राम जो है HP प्रेजेंट होता है इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और अगर आप कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाने गए भी होंगे तो वहाँ पे 100 ml की सिरिंज होती है। ठीक है, और वो 100 ml उसमें ब्लड लेते हैं, देन उसमें वो क्या करते हैं, आउट ऑफ 15 या जितना भी उनका स्टैंडर्ड वो होगा टर्म, उसके अकॉर्डिंग वो आपका HB टेस्ट करके बताते हैं। सो फॉर नाउ हम क्या समझ के चल रहे हैं कि 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये अडल्ट ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो 1 ग्राम ऑफ HP है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन होगी, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो 100 ml ऑफ ब्लड है उसमें कितना ग्राम जो है अपना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, दैट इज 15 ग्राम, है ना। तो जो आपका 15 ग्राम ऑफ HB है उसमें कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1.34 से। ठीक है, यानी कि 1.34 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर विल बी, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19.4 ml
अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और अगर आपको ऐसे स्टैंडर्ड टर्म भी याद रहेगी तो ये कोई बिग इशू नहीं है। सो 19.4 ml जो है, इतनी जो है ऑक्सीजन इसमें पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की। ठीक है, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास कितनी ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड में, कितनी है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितनी ऑक्सीजन होगी 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी है कि जो ब्लड से ब्लड टू टिश्यू सेल्स या ब्लड टू सेल्स जो ऑक्सीजन जाती है वो कितनी जाती है 5 ml 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट होगा ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द सेल इज 5 ml। ठीक है, तो कितना होगा 5 ml होगा। और अगर कोई स्ट्रेनुअस वर्क कर रहा है, यानी कि कोई बॉडी को एक्सर्शन हो रही है, ठीक है, या कोई एक्सरसाइज करता है, तो उस टाइम जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके अप्रोक्सीमेटली होगा, कितना होगा वो 15 ml अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये किस केस में है, स्ट्रेनुअस वर्क। स्ट्रेनुअस वर्क क्या है, एक्सरसाइज वगैरह। ठीक है, जिसमें बॉडी क्या हो रही है, एक्सर्शन हो रही है बॉडी की। सो ये आई होप सो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो ग्राफ है डायरेक्टली आता है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन वैल्यू जब आएगी तो हम उसको एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। ठीक है, और उसको ग्राफ के फॉर्म में जब हम प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलता है वो होता है सिग्मॉइड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको लिख लेते हैं कि when the oxygen and hemoglobin saturation value is plotted against the partial pressure of oxygen, so the graph will be sigmoid shape. ठीक है, तो सिग्मॉइड शेप क्या होता है, सिग्मॉइड शेप क्या होता है, एस शेप, है ना। ऐसा एक आपको ग्राफ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट लाइन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो अपना ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, सिग्मॉइड शेप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा अपना 25 mm Hg, ठीक है, 25 mm Hg जब पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे जो Hb की सेचुरेशन होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की, ठीक है, वो कितनी होगी 50% होगी विद ऑक्सीजन। ओके, एंड जैसे ही हम अपना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे
ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, जो सेचुरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, सेचुरेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब, यहाँ पे हमने बताया है कि जो ऑक्सीजन क्या कर रही थी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर रही थी, वो भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा उसका रेट भी। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ फैक्टर्स इनको। तो वो फैक्टर्स हमने पहले ही रीड कर लिए हैं कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, सो एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, हाई पीएच, लो टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं। अब ये जो फैक्टर हैं यही मेनली डिसाइड करते हैं कि जो अपना कर्व होगा वो किस साइड शिफ्ट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी ग्राफ में कि कर्व कैसे होगा, बट हाँ आप इतना सा जान लीजिए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, जो आपको अभी ग्राफ में हम बना के बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो जैसे ही आपका ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा तो आपके पास जो एफिनिटी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, हाई। यहाँ पे जो बाइंड करने की जो एफिनिटी है, ठीक है, वो हाई होगी एज कंपेयर टू अगर राइट हैंड साइड जो है शिफ्ट हो रहा है ग्राफ यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे लो एफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, बाइंड अप करने की। तो ये हमने उस ग्राफ में जो है ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम उस ग्राफ को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप इस कर्व को देख रहे हो, इसका नाम होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि ये कौन सी शेप का ग्राफ होगा, सिग्मॉइड शेप का ग्राफ ये बनेगा। ओके, तो इसमें देखो एक साइड हमने लिख लिया है कि परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। ठीक है, तो जैसा कि सभी ग्राफ्स में होता है कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पुट कर दी हैं। ठीक है, तो मेन आपको इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये सिग्मॉइड शेप ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या देखा, जब नॉर्मल कंडीशन थी तो ग्राफ यहाँ था। ठीक है, नॉर्मल ब्लड था और उसमें सारे फैक्टर्स हम काउंट करते हैं, चाहे वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो। ठीक है, सब कुछ हम देखते हैं। अब मेन इसमें समझने वाली बात क्या है कि ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हो ब्लू लाइन की, ठीक है, मैंने 3 कलर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं, एक रेड, ब्लैक एंड ब्लू। तो जो ब्लैक है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल ब्लड है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हो टिश्यू लेवल पे, ठीक है, टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। पीएच क्या है, कम है। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, टिश्यू लेवल पे, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, एफिनिटी कम हो रही है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करने की, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा एफिनिटी है क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम देख लेते हैं एल्वियोलर लेवल, आपको पता है कि ऑक्सीजनेशन कहाँ हो रही है, लंग्स पे, और लंग्स में कहाँ, लंग्स पे क्या होती है अपनी, एल्वियोलाइज होती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ पे कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम है, पीएच क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये जैसे कि आपने देख ही लिया सारे के सारे इनको मेंशन करके, यहाँ हाई एफिनिटी है, यहाँ लो, एंड दिस वन इज नॉर्मल। तो यही आपका जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बताता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बोहर इफेक्ट की, है ना। तो बोहर इफेक्ट क्या है वो भी मैं आपको इसी से क्लियर करवा देती हूँ कि जब क्या होगा, अपना जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, बोहर इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ कहीं लिख देती हूँ कि जब ग्राफ जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, ग्राफ क्या करेगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्यों करेगा वो,
क्योंकि जो एफिनिटी है बाइंड अप करने की हीमोग्लोबिन के साथ वो किसकी बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी। ठीक है, तो एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ आपने देख ही लिया है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे ही हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये था ऑक्सीजनेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जैसा कि ऑक्सीजन का रोल था वैसा ही इक्वली इम्पोर्टेंट इसका रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंटरेस्ट के साथ जो है रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है 3 फॉर्म्स में होता है। ठीक है, कैसे, 7%, 70% एंड 20 to 25%, and in the form of dissolved, ठीक है, in the form of dissolved state। सेकेंड आ जाता है आपके पास 70% जो है वो होगी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। ओके, एंड थर्ड वन आ जाता है अपने पास कार्बे अमाइनो कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पे बात करनी है। अब देखो, ये जो 7% है ये तो डिसॉल्व स्टेट में है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है जनरली कि डिसॉल्व स्टेट क्या होती है। तो अब हम बात करते हैं, हमें किसके बारे में बात करनी है, मेनली बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में एंड कार्बे अमाइनो कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए पहले तो हम 70% जो बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट आयन के कंसेप्ट को जानने से पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का एक छोटा सा आइडिया जरूर होना चाहिए कि देखो, जो टिश्यू लेवल है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। ठीक है, इनटू द ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल सरफेस एंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। तो वहां से ये रिलीज होती है एंड देन उसके बाद क्या करेगी, वो सर्कुलेशन में जाएगी एंड लंग्स के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहुंच जाती है अपने ब्लड में। ठीक है, तो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है इनटू दी 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, और इन 1 minute about 200 to 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है, किसमें, ब्लड में। ठीक है, और ये जो ब्लड में रिलीज हो रही है इसके 3 जो है, इसके 3 वेज बताए हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए कि 7%, 70% एंड 20 to 25%। अब हम बात कर लेते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की। तो जो बाइकार्बोनेट आयंस है HCO3 नेगेटिव है, उनके फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं प्रेजेंट होते हैं, और बाइकार्बोनेट से ज्यादा अच्छा है कि हम इसको क्या बोलें, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 नेगेटिव, है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वहां प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल जो है, उनके पास एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसीज में अच्छा खासे अमाउंट में जो है ये पड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस रिएक्शन को 5000 टाइम्स जो है स्पीड अप करवा देते हैं। चलिए उस रिएक्शन को देखते हैं हम कि वो कौन सा रिएक्शन है। एंड यस, एक और बात कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है एंजाइम, वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है बट इन माइन्यूट अमाउंट।
ठीक है, ज्यादा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसीज में, और क्या करवाएगा, ये रिएक्शन को 5000 टाइम्स स्पीड अप करवा देगा देन नॉर्मल रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबाइन हो जाएगी H2O मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसके ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि बनेगा H2CO3। ठीक है, H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड ये बन जाता है। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है इसके ऊपर फर्दर ऑन फिर से ये क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा। ठीक है, ये दोबारा से क्या करेगा, एक्ट करेगा एंजाइम, और यहाँ पे क्या कर देगा, ये जो कार्बोनिक एसिड है इसको ये क्या कर देगा, डिसोशिएट कर देगा इन व्हाट, HCO3 नेगेटिव के अंदर प्लस H पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो यानी कि H पॉजिटिव रिलीज हो जाएंगे और बाइकार्बोनेट आयन से बना देगा। लेकिन ये जो सारा रिएक्शन हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, आरबीसीज के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव है ये किसके साथ मिल जाएंगे, HB के साथ। ठीक है, ये HB के साथ कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HB के साथ कंबाइन होने के बाद हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, फर्दर ऑन ये क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे प्लाज्मा में। ठीक है, ताकि क्या कर सके, वहां पे न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सके। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब ये आरबीसी से प्लाज्मा में जाते हैं अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो वहां से क्लोरीन भी कुछ अंदर आते हैं। तो जब क्लोरीन अंदर शिफ्ट हो जाएंगे आरबीसीज में और बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाएंगे प्लाज्मा में, तो क्या होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीन शिफ्ट, और उसको हम हैमबर्जर फिनोमिना भी बोलते हैं, या हैमबर्गर फिनोमिना भी उसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको इसको डायग्रामेटिकली देखना है तो उसको भी मैं बता देती हूँ। तो चलिए डायग्रामेटिकली भी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने यहाँ पे रेड ब्लड सेल एक ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, अपनी सिस्टेमिक कैपिलरी वॉल है, एंड दिस वन इज टिश्यू सेल, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यू सेल से रिलीज होती है, देन वो सिस्टेमिक कैपिलरी वॉल से होते हुए कहाँ चले जाती है, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में क्या हो रहा है, वहां पे H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होती है, देन उसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करता है और यहाँ क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड के ऊपर दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करता है, देन यहाँ पे क्या होगा, ये डिसोशिएट कर देगा इस एसिड को और क्या बन जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन, और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये डायरेक्टली आरबीसी से बाहर चले जाएंगे और ये सारा जो अपना ये वाला जो मीडियम है, ठीक है, इसके बाहर ये क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन किस में चले गए, प्लाज्मा में। ओके, और यहाँ पे जो अपना H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ मिलके हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा। फर्दर ऑन क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड अप करेगा, देन ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होके किस में चले जाएगी, टिश्यू सेल पे चले जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर निकलेंगे तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, ठीक है, प्लाज्मा की। देन उसी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन भी क्या करेगा, अंदर शिफ्ट मारेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, प्लाज्मा से आरबीसीज के अंदर जाएगा और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन शिफ्ट बोलते हैं और हेमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। तो ये जो था अपना इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बे अमाइनो कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बे अमाइनो कंपाउंड्स की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि 20 to 25% जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या है कि जो 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली
एंड इरिवर्सिबली क्या कर रही है, वो बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, बाइंड कर रही है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। एंड वो क्या बना रही है, एक अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, क्या बना रही है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बना रही है। और उस अनस्टेबल कंपाउंड का क्या नाम है, क्या नाम है उस अनस्टेबल कंपाउंड का, कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिनिक एसिड यहाँ पे एक अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्डेन इफेक्ट की, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट क्या है कि अगर आप ब्लड में देख रहे हो तो जो ऑक्सीजन है प्लस हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। एंड वहां पे क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, तभी तो ये बाइंडिंग पॉसिबल है। और यहाँ से हमें एक और फैक्ट पता चलता है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। किससे, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन हीमोग्लोबिन। ठीक है, तभी तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, मेन बात आपको याद रखनी है कि क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HB। ऐसे तो HB सिंपल भी पड़ा था, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अनदर हैंड ये जो हेल्डेन इफेक्ट है इसका हम कन्वर्जन पार्ट भी देखते हैं, क्योंकि हेल्डेन इफेक्ट ब्लड के लेवल पे कुछ और होगा। ठीक है, कि जो ब्लड में बाइंडिंग हो रही है, एंड जो टिश्यू लेवल पे कुछ और होगा। ठीक है, तो टिश्यू लेवल पे इसका कन्वर्जन पार्ट हम देखते हैं। कन्वर्जन पार्ट अगर हम इसका देखेंगे तो टिश्यू लेवल पे क्या होगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है डिसोशिएट, क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है टिश्यू लेवल पे, तो वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस करवा के रिलीज करवा रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वहां पे जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि CO2 प्लस HB। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है। सो ये था आपका हेल्डेन इफेक्ट एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।